नमस्कार। मेरा यह YouTube चैनल देख रहे सभी दर्शकों को 3 जनवरी क्रांति ज्योति राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह दिवस महिलाओं की मुक्ति, महिलाओं के उद्धार और बहुजन समाज के उद्धार का दिन है, क्योंकि आज के दिन उस मसीहा का जन्म हुआ था जिन्हें आज पूरा राष्ट्र राष्ट्रमाता माता सावित्रीबाई फूले के रूप में याद करता है। 3 जनवरी 1831 को सतारा जिले के नायगांव नामक स्थान पर लक्ष्मी पाटिल और खांडोजी नेवशिव पाटिल के यहाँ एक बालिका ने जन्म लिया। यह कोई साधारण बालिका नहीं थी। यह बालिका आगे चलकर महिलाओं की मुक्ति का एक प्रतीक बनी। भारत में नारी मुक्ति और नारी समानता, बहुजन मुक्ति और बहुजन समानता का प्रतीक बनी। ऐसी माता सावित्रीबाई फूले को आज पूरा राष्ट्र याद करता है, क्योंकि उनका जो योगदान है वह एक ऐसा अविस्मरणीय योगदान है जिसे कदापि भुलाया नहीं जा सकता। महात्मा ज्योतिबा फूले का जब जब जिक्र होता है तो माता सावित्रीबाई फूले का जिक्र भी होता है। जिस प्रकार से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और बिना उन दो पहलुओं के कोई भी सिक्का खरा सिक्का नहीं होता, उसी प्रकार जब जब हम महात्मा ज्योतिबा फूले को याद करते हैं, जब जब हम महात्मा ज्योतिबा फूले के योगदान को रेखांकित करते हैं, तब तब हम माता सावित्रीबाई फूले के योगदान को कदापि भुला नहीं सकते। महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म 10 अप्रैल 1827 को हुआ था और मात्र जन्म के एक वर्ष पश्चात ही माता चिमनाबाई उन्हें इस छोड़कर इस नश्वर संसार से चली गई थी। बाद में उनका पालन पोषण उनकी मौसी सुगनाबाई ने किया और सुगनाबाई ने न केवल महात्मा ज्योतिबा फूले का पालन पोषण किया, अपितु उनके साथ साथ सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिबा फूले को उस योग्य बनाया कि आज पूरा विश्व उन्हें महिला मुक्ति और मानव समानता के पुरोधा के रूप में याद करता है। मात्र 9 वर्ष की आयु में, क्योंकि उस समय की जो परिस्थितियां थी, उस समय का जो सामाजिक परिवेश था, उस समय बाल विवाह एक सामान्य प्रचलित प्रथा थी। तो उसी के अनुरूप महात्मा ज्योतिबा फूले और मां सावित्रीबाई फूले का भी विवाह अल्प आयु में ही हो गया था और मात्र 9 वर्ष की आयु में 1840 ईस्वी में ये ज्योतिराव फूले के साथ इनके दाम्पत्य जीवन की शुरुआत होती है। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि महात्मा ज्योतिराव फूले साहब की माता जी का निधन, मां चिमनाबाई का निधन मात्र 1 वर्ष की ही आयु में हो गया था। तो उसके बाद उनका पूरा पालन पोषण जो है उनकी माता मौसी सुगनाबाई ने ही किया। उस समय की परिस्थितियों के अनुसार शूद्रों को विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। अधिकार आज तो है, किंतु आज भी हम देखते हैं कि छुआछूत जो है या जाति प्रथा जो है वह कागजों पे जरूर समाप्त हो गई है, पर यदि हम वास्तविकता के धरातल पर देखें तो जाति प्रथा आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कायम है। तो ऐसी स्थितियों में उस समय ज्योतिराव फूले को और सावित्रीबाई फूले को शिक्षित करना एक बड़ा दुष्कर कार्य था, जो उनकी मौसी सुगनाबाई ने और उनके पिता ने बहुत अच्छे तरीके से किया। जब सावित्रीबाई फूले का विवाह हुआ था उस समय वे औपचारिक शिक्षा से वंचित थी, या हम यूं कह सकते हैं कि निरक्षर थी। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि शिक्षित होना और निरक्षर ये दो भिन्न भिन्न चीजें थी। तो सावित्रीबाई फूले उस समय निरक्षर जरूर थी, किंतु वे शिक्षित थी, वे अशिक्षित नहीं थी। महात्मा ज्योतिबा के प्रयासों से उनकी औपचारिक शिक्षा प्रारंभ हुई और उन्होंने पहले अपनी प्रारंभिक शिक्षा मिसेज मिशेल नॉर्मल स्कूल पुणे से प्रारंभ की और वहां 4 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात मिस फरार इंस्टीट्यूट अहमदनगर से एक शिक्षक के रूप में उन्होंने सफलतापूर्वक ट्रेनिंग की और आगे चलकर उन्होंने 1848 में
पहली बार पुणे में एक विद्यालय की स्थापना की। आप क्या सोचते हैं? क्या उस समय एक महिला द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात महिलाओं के लिए, और वह भी शूद्र वर्ग की महिलाओं के लिए स्कूल प्रारंभ करना कोई साधारण कार्य था? जी नहीं। उस समय के जो छुआछूत और उस समय का जो सामाजिक परिवेश वातावरण था, उसमें ये कतई आसान नहीं था। जब सावित्रीबाई फूले अपने विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती थी, तो मार्ग में रहने वाले उच्च वर्ग के पुरुष और महिलाएं भी उसमें शामिल थी। वे कभी उन पर कीचड़ फेंकती तो कभी उन पर गोबर उछालती। आज के लोगों को यह लग सकता है कि क्या भारत में ऐसा भी होता था? तो उन्हें मैं कहना चाहूंगा, ऐसा होता नहीं था। आज भी कहीं कहीं होता है, बस थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। अब गोबर नहीं फेंका जाता है। अब क्या किया जाता है? तो अब ये किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के करोड़ों की निधि से बने महिला छात्रावास के कक्षों में गरीब छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जाता है, उसमें फर्नीचर रखा जाता है। अब हॉस्टल की सुरक्षा में लापरवाही बरती जाती है ताकि बच्चियां पढ़ने आए ही नहीं। फिर भी यदि कोई बच्चियां महाविद्यालयों में पढ़ने आ जाती है तो शिक्षक पढ़ाते ही नहीं है, कक्षाएं नहीं लेते हैं। ये भी तो एक प्रकार का शोषण, अन्याय है। तो अन्याय पहले भी होता था, अन्याय आज भी होता है, किंतु लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले तब भी संघर्ष करते थे और आज भी संघर्ष करते हैं। तो जब हम सावित्रीबाई फूले के जीवन चरित्र को देखते हैं, उनके जीवन में घटित घटनाओं को देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि उन्होंने जो संघर्ष किया है, उन्होंने जो संघर्ष की इबारत लिखी है, उन्होंने जो संघर्ष किया उसकी नींव में उनका जो संघर्ष था, उस पर एक बुनियाद खड़ी हुई है, एक ऐसी बुनियाद खड़ी हुई है जिसके कारण आज भारत की महिलाएं और भारत के बहुजन, जिसे वर्ण व्यवस्था में शूद्र कहा जाता है और दलित शब्द भी पहली बार फूले दंपति ने ही प्रयोग किया था, इसे हम अंग्रेजी में अप्रेज्ड क्लास कहते हैं। तो अप्रेज्ड क्लास के लिए उस समय बात की जा रही है 1850 की, तब पहली बार शिक्षा का उन्होंने प्रारंभ किया। आप क्या सोचते हैं कि गोबर फेंकने से, कीचड़ फेंकने से मां सावित्रीबाई और ज्योतिबा फूले विचलित हुए होंगे? निसंदेह विचलित हुए हैं, लेकिन उस विचलन को उन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, क्योंकि उस समय उनका साथ देने के लिए उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख सामने आए। आज हम देखते हैं जहां पूरा देश हिंदू मुसलमान के युद्ध में उलझा हुआ है, मेन जो मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे हैं, उन मुद्दों से ध्यान भटकाकर बस एक ही चीज कही जाती है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। तो आप सोचिए, आज से कितने वर्ष पहले की बात है ये? 177 180 वर्ष पूर्व की बात हम कर रहे हैं। उस समय उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने फूले दंपत्ति की पूरी सहायता की और उनके विद्यालय संचालन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और जिस विद्यालय की स्थापना फूले दंपत्ति ने की, उसी विद्यालय में सावित्रीबाई फूले प्रधान अध्यापिका थी और फातिमा शेख और सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले की मौसी सुगनाबाई उस विद्यालय में शिक्षिका थी। और उन्होंने 1848 में पहली बार एक बालिका विद्यालय की स्थापना की, और न केवल स्थापना की अपितु सफलतापूर्वक उसे चलाया भी। उसी दौरान 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के समय जो वातावरण निर्मित हुआ, और साथ ही साथ उस समय के जो वर्णवादी व्यवस्था के पक्षधर लोग थे, जो इस देश के दुश्मन थे, उन्होंने जो विरोध किया, पराकाष्ठा तक जाकर विरोध किया, उसके कारण ये तीनों स्कूल, जो तीन स्कूल उन्होंने प्रारंभ किए थे, वो बंद हो गए। इनमें एक सबसे महत्वपूर्ण स्कूल था 1855 में खोला गया रात्रिकालीन विद्यालय, यानी नाइट स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है, रात्रिकालीन विद्यालय की अवधारणा है कि दिन में व्यक्ति कार्य करे और रात में शिक्षा ग्रहण करे। तो फूले दंपत्ति ने 1855 में एक रात्रिकालीन विद्यालय भी प्रारंभ किया था। उनके द्वारा प्रारंभ किए प्रारंभिक तीनों विद्यालय 1858 में बंद हो गए, किंतु उन्होंने इससे हार नहीं मानी और एक वर्ष बाद ही 18 नए विद्यालय खोले। और इस प्रकार से उन्होंने अपने
महिलाओं के लिए और बहुजन वर्ग के लिए शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। फूले दंपत्ति और सावित्रीबाई फूले के जब योगदान की हम बात करते हैं और उसमें सत्यशोधक समाज की चर्चा न हो तो ये तो संभव ही नहीं है। सत्यशोधक समाज 24 सितंबर 1873 को स्थापना की गई थी और इसका मूल उद्देश्य केवल एक ही था कि रूढ़िवादी व्यवस्था, अस्पृश्यता और वर्णवादी व्यवस्था, जिसे कि हम वर्तमान समय में कह सकते हैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था। ध्यान दीजिए, यहाँ ब्राह्मणवादी व्यवस्था का मतलब ब्राह्मण वर्ग से नहीं है, बल्कि उस वर्ग के पक्षधर ऐसे लोगों से जो आज भी इस देश में मनुवादी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, उन लोगों के विरुद्ध संघर्ष करना अपने आप में एक बहुत बड़ा दुष्कर कार्य था। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की और सत्यशोधक समाज ने उस समय जो बहुत महत्वपूर्ण रेखांकित करने योग्य कार्य किए थे, उसमें एक था विधवा विवाह। विधवाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, लेकिन उन परिस्थितियों में फूले दंपत्ति ने न केवल उनके विवाह के आयोजन किए, अपितु सामान्य विवाह के आयोजनों में भी कर्म कांड और पाखंड को दूर किया। उन्होंने उस समय की जो प्रचलित पद्धतियां थी उसमें सुधार किया और बहुत सरल भाषा में मंगलाष्टक की रचना की और उस मंगलाष्टक के माध्यम से कोई भी व्यक्ति विवाह जैसे संस्कार का आयोजन करा सकता था। अब उसमें किसी पुरोहित की आवश्यकता नहीं थी। सत्यशोधक समाज ने ही 1885 में, अप्रैल 1885 में गुड़ी पड़वा पे सत्यशोधक समाज ने जाति भेद नष्ट करो नाम से एक पुणे में बहुत विशाल जुलूस निकाला, एक यात्रा निकाली और उसमें एक ध्वज था। यह ध्वज प्रतीक था कि उस समय जो जातिवाद या जातिगत प्रथाएं थी, उन प्रथाओं का निर्मूलन करके सभी लोगों को आपस में जोड़ना, और ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले दंपत्ति इस कार्य में समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ने में, अपने मिशन में, अपने कार्य में सफल सिद्ध हुए और सत्यशोधक समाज के माध्यम से उन्होंने बहुत सारी कुरीतियों का उन्मूलन किया। और ये सत्यशोधक समाज ही था जिसने फूले दंपत्ति को उस स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से आज हम उन्हें भारत में महिलाओं के और बहुजनों के मुक्तिदाता के रूप में, मसीहा के रूप में हम उन्हें पाते हैं। सत्यशोधक समाज ने वर्ण व्यवस्था में नीच ए वर्ण पर आने वाले, जिसे हम शूद्र, अनुसूचित जाति या बहुजन वर्ग या अप्रेस्ड क्लास कहते हैं, को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए कार्य किया। महात्मा ज्योतिबा फूले जहां एक और शिक्षा के लिए जाने जाते हैं, विचारों के लिए जाने जाते हैं, एक लेखक के रूप में उनकी एक अपनी पहचान है, वही पहचान माता सावित्रीबाई फूले की भी है। माता सावित्रीबाई फूले एक बहुत अच्छी कवयित्री थी। उनका सारा साहित्य हमें मराठी भाषा में मिलता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उनका जो साहित्य है वो किसी भाषा विशेष से ही बंधा हो। भाषा जरूर उनकी मराठी थी, किंतु उनके जो विचार थे, उनकी जो साहित्य जो था, वह साहित्य निश्चित तौर पर पूरे भारत की उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों को प्रकट करता है, अभिव्यक्त करता है। उनके दो संग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें सबसे पहला संग्रह है काव्य फूले। काव्य फूले 1854 में प्रकाशित हुआ था और इसमें कुल 41 रचनाएं थी। ये रचनाएं सामाजिक रीति कुरीति, प्रकृति आदि पर रचित थी। जब यह काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ तो उस समय माँ सावित्रीबाई फूले की आयु मात्र 23 वर्ष की थी। उनका जो द्वितीय काव्य संग्रह या दूसरा जो रचना संग्रह था, वह 52 कशी सुबोध रत्नाकर के नाम से प्रकाशित हुआ था 1891 में। इसका हिंदी में हम अर्थ कह सकते हैं असली मोतियों का सागर। यह 1891 में प्रकाशित हुआ और इसमें छंदात्मक रूप में ज्योतिराव फूले की जीवनी भी है और साथ ही साथ तत्कालीन मराठी इतिहास भी है। माँ सावित्रीबाई फूले ने अपने रचना संग्रह के माध्यम से जो रचनाएं की हैं, वो उस समय की परिस्थितियों को, उस समय के भारत की वातावरण को, शैक्षणिक वातावरण को, जातिगत वातावरण को, सामाजिक वातावरण को इंगित करती है। उनके कुछ कथन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे विद्या ही सर्वश्रेष्ठ धन है, सभी धन दौलत से जिनके पास है ज्ञान का भंडार, है वो ज्ञानी जनता की नजरों में।
ये माता सावित्रीबाई फूले की ही काव्य रचना का एक अंश है। इसी प्रकार एक स्थान पर माता सावित्रीबाई फूले लिखती हैं, यदि पत्थर पूजने से होते बच्चे तो फिर नाहक नर नारी शादी क्यों रचाते। यानी आप इसको देख सकते हैं कि उस समय जो मूर्ति पूजा जो पाखंड व्याप्त था, उस पाखंड के लिए वे लिख रही हैं। यहाँ पर केवल पुस्तक का उल्लेख करना समीचीन होगा कि एक बार को यदि हम महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा रचित गुलामगिरी का अध्ययन कर लें तो भारत के संविधान में उल्लेखित वैज्ञानिक दृष्टिकोण भारत के लोगों में व्याप्त हो जाएगा। महिला शिक्षा या बालिका शिक्षा के प्रति माता सावित्रीबाई फूले लिखती हैं, चौका बर्तन से बहुत जरूरी है पढ़ाई, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई। बहुत सरल भाषा में, बहुत ऐसी भाषा, ऐसे विचार की जो सहजता से एक आम व्यक्ति को, एक साधारण व्यक्ति को समझ में आ सके, उन्होंने अपनी बातें कही। महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के इस योगदान को पूरा राष्ट्र याद करता है और इसी कारण 9 अगस्त 2014 को पुणे विश्वविद्यालय, जिसे पूर्व में पुणे विश्वविद्यालय कहा जाता है, इसकी 1849 में इसकी स्थापना हुई थी। किंतु 9 अगस्त 2014 को माता सावित्रीबाई फूले के योगदान को रेखांकित करने के लिए इस विश्वविद्यालय का नाम बदल कर दिया गया सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय या पुणे विद्यापीठ। और गर्व की बात यह है कि अगर हम देश के सर्वश्रेष्ठ 10 विश्वविद्यालयों को जब NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में देखते हैं तो देश के 10 सर्वश्रेष्ठ विद्यापीठों में, 10 श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में पुणे विश्वविद्यालय की भी गिनती होती है। और माता सावित्रीबाई फूले का नाम इस विश्वविद्यालय के साथ जुड़ने से और चार चांद लग जाते हैं कि जिस महिला ने अपना संपूर्ण जीवन शिक्षा और स्पेशली विशेष तौर पर महिला शिक्षा और बहुजन शिक्षा के प्रति समर्पित कर दिया हो, ऐसी महिला को याद करने के लिए इससे अच्छा कोई अवसर नहीं हो सकता। माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले दंपत्ति को कोई संतान नहीं थी, किंतु उन्होंने एक ब्राह्मण विधवा काशीबाई, जिसे उस समय के उनके समाज के लोग मारना चाहते थे क्योंकि वो विधवा हो चुकी थी और विधवा होने के पश्चात वो मां बनने वाली थी। ऐसी स्थिति में उसके प्राणों की रक्षा हो सके, ज्योतिबा फूले दंपत्ति ने न केवल उसे संरक्षण दिया अपितु उनके ही पुत्र को, ये जिसे यशवंत राव कहा जाता है, उसे गोद लिया, अपना दत्तक पुत्र बनाया और उसे ही पाल पोस कर डॉक्टर बनाया। और जब 1891 में पूरे पुणे शहर में प्लेग नाम की बीमारी फैली तो उस समय डॉक्टर यशवंत राव, जो कि माता सावित्रीबाई फूले के पुत्र भी थे, उन्होंने उस प्लेग की बीमारी में जो है बढ़ चढ़कर भाग लिया। कोई भी डॉक्टर उस समय इलाज करना नहीं चाहता था और अछूतों का इलाज करने के लिए तो कोई तैयार ही नहीं था, किंतु ऐसी परिस्थिति में 65 वर्षीय सावित्रीबाई फूले भी डॉक्टर कार्य करने के लिए उन्होंने बकायदा प्रशिक्षण लिया और पुणे में जो महामारी फैली थी, प्लेग, जिसे ब्लैक डेथ भी कहते हैं, उस बीमारी में लोगों का उपचार किया। और इसी उपचार के दौरान एक 10 वर्षीय बालक को वे इलाज के लिए अपने हाथों में उठाकर हॉस्पिटल लेकर आई थी। उस दौरान वे भी प्लेग के संक्रमण में आ गई। वह बालक तो बच गया, किंतु माता सावित्रीबाई फूले उस बीमारी के संक्रमण से नहीं बच पाई और 66 वर्ष की अल्प आयु में ही, हम कह सकते हैं कि ये अल्प आयु है। क्यों अल्प आयु है? क्योंकि उन्होंने जितने कार्य किए हैं उनके सामने, उन कार्यों के सामने उनकी आयु मायने ही नहीं रखती। यदि वह और कुछ समय तक जीवित रहती तो और ऊंचाइयों तक इस देश को ले जाती। तो ऐसी महान आत्मा, ऐसी महान मसीहा के जन्म दिवस पर मैं हृदय से कोटि कोटि वंदन करता हूँ और समस्त भारत की महिलाओं को और समस्त भारत की
लोगों को आह्वान करता हूँ, आप चाहे जिस धर्म के हों, चाहे जिस जाति के हों, चाहे जिस संप्रदाय के हों, आपको अपने जीवन में महात्मा ज्योतिबा फूले और माँ सावित्रीबाई फूले के जीवन चरित्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। जब आप उसको पढ़ेंगे, आपको एक नई दृष्टि प्राप्त होगी, एक सोचने का नया तरीका प्राप्त होगा। और जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो उस्मान शेख और फातिमा शेख को शायद कभी भी भूल ना पाएंगे, क्योंकि जब हम सावित्रीबाई फूले जी को याद करते हैं तो अनायास ही सही हम फातिमा शेख और भाई उस्मान शेख के योगदान को भी याद करते हैं। तो एक बार पुनः इस महान विभूति के जन्म दिवस पर कोटि कोटि वंदन। धन्यवाद।